हेलो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का जो एबीएसटी सब्जेक्ट का पेपर है जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट के यानी कि एबीएसटी बीकॉम सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि आपका जो अब सेगमेंट है वो ए बी और सी में बटा हुआ है। ए में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बी में थोड़े से लॉन्ग और सी में ऐसे टाइप पूछे जा रहे हैं। तो अब पेपर भी आपका पहली बार ही बन रहा है तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो आपको ऊपर-ऊपर से मिलेंगे यानी कि बहुत ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी थर्ड ईयर जैसा लेवल आपको देखने को मिलेगा यानी कि अब आप ग्रेजुएशन की थर्ड ईयर में हो, तो थर्ड ईयर में लेवल क्वेश्चन का थोड़ा टेक्निकल हो जाता है तो आपका आंसर भी थोड़ा-सा टेक्निकल होना ही चाहिए। तो कोशिश वही रहेगी कि आप इन चीज़ों को अच्छे से वे में समझ पाएँ और मैं आपको अच्छे से समझा भी पाऊँ। तो चलिए इस ऑडिटिंग से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहली बात है आपका ये जो पेपर है ऑडिट और फाइनेंस मैनेजमेंट, तो ये आपका 2 सेगमेंट में डिवाइड है। एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट आपकी है अ, ऑडिटिंग से रिलेटेड और एक यूनिट है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएँगे। ऑडिटिंग क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, पहली बात तो इन दोनों के मीनिंग ही आपसे पूछे जाएँगे। तो एक क्वेश्चन तो इन दोनों के मीनिंग से रिलेटेड ही हो गया। तो कहने का मतलब अकाउंटेंसी का ये वो सेगमेंट है जहाँ पर आपको थ्योरी में भी पोर्शन तैयार करना पड़ेगा। जनरली अकाउंटिंग के जो पेपर होते हैं, बीएसटी के पेपर होते हैं, न्यूमेरिकल ही आते हैं, लेकिन ये वाला पेपर आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बो मिलेगा। तो चलिए देखो करते हैं शुरुआत। क्या होती है ऑडिटिंग यानी कि पहला एक क्वेश्चन है व्हाट इज ऑडिटिंग, स्टेट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अंकेक्षण क्या होता है, इसकी मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यानी कि क्यों किया जाता है। तो auditing is the independent examination of accounting records and financial statements to express an opinion on their correctness यानी कि अंकेक्षण लेखा अभिलेखों और वित्तीय विवरणों की एक स्वतंत्र जांच है जिससे उनकी शुद्धता पर मत व्यक्त किया जा सके। its objectives include detection of errors and frauds, verification of accounts, and ensuring true and fair view of financial position। यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो धोखाधड़ी और त्रुटि की पहचान करना, खातों का सत्यापन करना और वित्तीय स्थिति का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करना होता है। देखो क्या होती है ऑडिटिंग, अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, आपने जो भी अपने रिकॉर्ड होते हैं यानी कि आप जो भी अपने ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उनका सही रिकॉर्ड करना और अपने फाइनल अकाउंट्स तैयार करना, दैट इज़ अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग अपनी सही हुई है क्या? यानी हम ये किससे करवाते हैं? हमारे अकाउंटेंट से करवाते हैं। तो आपके अकाउंटेंट ने सही काम किया है क्या? तो इस काम की आप क्या करवाते हो, एक इंडिपेंडेंटली जाँच करवाते हो किसी थर्ड व्यक्ति से। आप उसको बुलाते हो और उसको ये कहते हो कि इन अकाउंट्स की आप जाँच करो। तो वो क्या करता है, एक-एक ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई करता है कि जो अकाउंटेंट ने बताया है या जो हमारे अकाउंट्स में लिखा है, क्या वह सही है? क्या उसका जो रिकॉर्ड है वो सही वे में हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई स्कैम कर रखा है, कोई फ्रॉड कर रखा है? तो इन सारी चीज़ों को इंडिपेंडेंट व्यक्ति द्वारा जाँच करते हैं। तो अकाउंटिंग के बाद कौन-सी प्रोसेस शुरू होती है? ऑडिट की प्रोसेस शुरू होती है। जिन्होंने अकाउंटिंग करी है वह ऑडिट नहीं करता, अगर दोनों एक ही व्यक्ति ऑडिट करेंगे यानी कहने का मतलब अकाउंटिंग करने वाला ही ऑडिट करेगा, तो वही वो अपनी बात को गलत नहीं बताएगा। तो ऑडिटिंग का उद्देश्य ये नहीं है कि हम यही चेक करें कि अकाउंटिंग में कोई एरर ही होगी और उसने धोखा ही किया है या उसने कोई स्कैम ही किया है। ऑडिट का मतलब एक वेरिफिकेशन होता है जो एक पूरी तरीके से वापस एक प्रोसेस चलती है जो ये वेरीफाई करती है कि हाँ, जो अकाउंटिंग हुई है वो सही हुई है, कोई इसमें एरर नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शुद्धता पर उस पे एक निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए हम ऑडिटिंग करवाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण के प्रकार समझाइए। ऑडिट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट यानी कि अंकेक्षण को मुख्यतया वैधानिक ऑडिट में, आंतरिक अंकेक्षण और सरकारी अंकेक्षण में वर्गीकृत किया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपल्सरी बाय लॉ, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर इंटरनल कंट्रोल एंड वाइल गवर्नमेंट ऑडिट एग्जामाइंस पब्लिक सेक्टर अकाउंट्स यानी कि वैधानिक अंकेक्षण कानूनन द्वारा अनिवार्य होता है, करवाना ही पड़ता है कंपनियों को।
आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण हेतु कंपनियां खुद से करवाती है और अब इंटरनल व्यक्तियों द्वारा ही करवाया जाता है। और अंकेक्षण जो सरकारी अंकेक्षण है वो सार्वजनिक खातों की जांच करता है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के अकाउंट्स होते हैं या पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, अंडरटेकिंग्स होते हैं, उनकी जो ऑडिट होती है उसको गवर्नमेंट ऑडिट कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरनल चेक, यानी आंतरिक जांच क्या है। इंटरनल चेक इज ए सिस्टम वेयर वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर, यानी कि आंतरिक जांच वह प्रणाली है जिसमें एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी द्वारा स्वतः ही जांच लिया जाता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, एंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स एंड स्ट्रेंथन्स द ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यह त्रुटियों व धोखाधड़ी को रोकता है, खातों की शुद्धता तथा आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाने का काम करता है। यानी कि इंटरनल चेक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इस काम को अगले वाला व्यक्ति जहाँ पे काम करेगा वो इसके बाद करेगा, तो इसके काम की जाँच यहाँ हो जाएगी, इसके काम की जाँच यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे अगला काम ये फाइनल हो जाएगा। तो इंटरनल चेक का मतलब ये होता है कि इस तरीके का मैकेनिज़्म व्यवस्थित करना या विकसित करना जिसमें एक व्यक्ति के काम का अपने आप ही दूसरे व्यक्ति द्वारा क्या हो जाए, जाँच हो जाए, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल चेक कहते हैं। फिर आता है डिफाइन इंटरनल इंटरनल कंट्रोल, यानी कि आंतरिक नियंत्रण की परिभाषा दीजिए। इंटरनल कंट्रोल रेफर्स टू ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर adopted by management to safeguard assets, ensure accuracy of accounting records, promote efficiency, and ensure adherence to management policies and legal requirements। आंतरिक नियंत्रण से तात्पर्य उन सभी नीतियों व प्रक्रियाओं से है जिन्हें प्रबंधन द्वारा संपत्तियों की सुरक्षा, लेखा अभिलेखों की शुद्धता, कार्यकुशलता तथा नियमों के पालन हेतु अपनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ऑडिट प्रोग्राम, यानी अंकेक्षण प्रोग्राम या अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रटने हैं आपको, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इनके बाहर से कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। एन ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि अंकेक्षण कार्यक्रम अंकेक्षण कार्य की विस्तृत योजना होती है। यानी कि जब ऑडिटर अपनी टीम के साथ ऑडिट करना चाहता है तो उससे पहले उसका क्या बनाता है, एक प्लान बनाता है कि डिटेल में हम किस तरीके से काम करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। इट स्पेसिफाइज ऑडिट प्रोसीजर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टाइम शेड्यूल, ensuring systematic and efficient conduct of audit and proper coverage of all important areas। यानी कि इसमें प्रक्रियाएं, उत्तरदायित्व तथा समय सारणी निर्धारित होती है जिससे अंकेक्षण व्यवस्थित होता है, प्रभावी होता है और सभी महत्वपूर्ण कार्यों को कवर कर लिया जाता है कि हम किस तरीके से ऑडिटिंग काम कंप्लीट करेंगे। इसका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर वर्किंग पेपर्स, यानी कि पत्र क्या होते हैं। वर्किंग पेपर्स आर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर्स ड्यूरिंग ऑडिट, यानी कि वर्किंग पेपर्स अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज होते हैं। दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड, सपोर्ट ऑडिट कंक्लूजन्स, हेल्प इन फ्यूचर ऑडिट्स एंड सर्व एज प्रूफ ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट ऑडिट ड्यूटीज, यानी कि ये किए गए कार्य का प्रमाण प्रस्तुत करने का काम करते हैं, निष्कर्षों का एक आधार बनते हैं, भविष्य में अंकेक्षण में सहायक होते हैं और साथ ही में अंकेक्षण कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए भी प्रमाण बनने का कार्य करते हैं। यानी कि वर्किंग पेपर का ये मतलब होता है कि जो ऑडिटर ऑडिट करता है तो वह साथ में सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बनाता चलता है। तो वो डॉक्यूमेंट इस बात का एविडेंस बनते हैं कि हाँ, हम एक प्रॉपर वे में क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं और हमने ऑडिट की है। तो वो सारे पेपर क्या कहे जाते हैं, वर्किंग पेपर कहे जाते हैं। एक्सप्लेन वाउचिंग, प्रमाणन क्या है समझाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। वाउचिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि प्रमाणन वह प्रक्रिया है जिसमें खातों की प्रविष्टियों के को संबंधित प्रमाण पत्रों से मिलाया जाता है। इट एंश्योर्स ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिटेक्ट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव ऑडिटिंग। यह लेन देन की प्रमाणिकता सुनिश्चित करती है तथा त्रुटि व धोखाधड़ी की पहचान में मदद करती है। यानी कि वाउचिंग का मतलब होता है कि जो हमारी एंट्री की हुई है हमारे अकाउंट्स में, तो उन एंट्रीज को हम किससे वेरीफाई करते हैं, उसका कोई एविडेंस होता है, कोई रसीद, कोई बिल कुछ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। तो वाउचर से यानी कि उसका ऑथेंटिक सोर्स से पता करना क्या कहा जाता है, वाउचिंग कहा जाता है। उसको हिंदी में प्रमाणन कहते हैं। यानी कि कोई भी एंट्री है तो उस एंट्री को कोई तो ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या कुछ होगा हमारे पास जिससे वेरीफाई होती है कि हाँ, ये क्या है, सही एंट्री है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाउचिंग कहते हैं, यानी कि प्रमाणित करते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम प्रमाणन होता है।
सेकंड यूनिट की बात करते हैं, वो इज कंपनी ऑडिटर यानी कंपनी अंकेक्षक कौन है। ए कंपनी ऑडिटर इज ए क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंटेड टू एग्जामाइन द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी एंड रिपोर्ट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि कंपनी अंकेक्षक वह योग्य व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के खातों की जांच कर यह रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया जाता है कि वित्तीय विवरण एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सत्य व निष्पक्ष है। यानी कि कंपनी के खाते सही है, इस बात को जांचने के लिए एक क्वालिफाइड योग्य व्यक्ति को इस बात के लिए नियुक्त किया जाता है कि वह ये सारी चीजें क्या करे, चेक करे। उसे क्या कहते हैं, कंपनी ऑडिटर कहते हैं। स्टेट क्वालिफिकेशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर, कंपनी अंकेक्षक की योग्यताएं बताइए। ए कंपनी ऑडिटर मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यानी कि कंपनी अंकेक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जिसके पास एक वैध प्रैक्टिस प्रमाण पत्र हो। ही मस्ट प्रोसेस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस एंड नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें पेशेवर दक्षता होनी चाहिए, स्वतंत्रता तथा साथ ही में अंकेक्षण व लेखा मानकों का क्या होना चाहिए, उसे ज्ञान होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन किसकी है, कंपनी ऑडिटर की है। नेक्स्ट है, मेंशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर, यानी कंपनी अंकेक्षक की अयोग्यता क्या है, यानी कि उसमें क्या नहीं होनी चाहिए। अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल्ड्स सिक्योरिटीज, इज इंडेप्ट टू द कंपनी और हैज बिजनेस रिलेशनशिप अफेक्टिंग इंडिपेंडेंस। यानी कि यदि कोई व्यक्ति उसी कंपनी का क्या हो, अधिकारी या कर्मचारी हो, ठीक है? प्रतिभूतियाँ रखता हो उस कंपनी का देनदार हो या स्वतंत्रता प्रभावित करने वाला कोई व्यावसायिक संबंध रखता हो, तो वह उस कंपनी का कंपनी ऑडिटर बनने के लिए क्या है, अयोग्य है। यानी कि ये उसकी डिस्क्वालीफाई होगी। जैसे मान लो XYZ कंपनी है, उसका राम को उसका क्या बनाया जा रहा है, ऑडिटर बनाया जा रहा है, तो राम उस कंपनी का क्या नहीं हो, किसी तरह का कोई ऑफिसर, कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ नहीं रखता हो, उस कंपनी को उसने कोई डिबेंचर या नहीं ले रखे हो और इस तरीके का कोई बिज़नेस रिलेशन नहीं रखा हो जिससे उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती हो। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो वह उस कंपनी के लिए अयोग्य साबित होगा। एक्सप्लेन अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑडिटर, यानी कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति समझाओ कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ए कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM। यानी कि कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा या आम बैठक बोल देते हैं या साधारण सभा बोलते हैं, साधारण सभा में शेयर धारकों द्वारा की जाती है। In the first audit, the board of directors may appoint the auditor as per provisions of Companies Act 2013। यानी कि प्रथम अंकेक्षण में निर्देशक मंडल यानी कि जो डायरेक्टर BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अंकेक्षक की क्या करता है, नियुक्ति करता है। बाद में कंपनी के शेयर होल्डर यानी कि जो अंशधारक है उनके द्वारा कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए कंपनी ऑडिटर, यानी कंपनी अंकेक्षक के अधिकार क्या है। एन ऑडिटर हैज राइट्स टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस, अटेंड जनरल मीटिंग्स एंड रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली टू शेयर होल्डर्स। यानी कि जो अंकेक्षक है उसको खातों की पुस्तकों तक पहुंच है, जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार है, साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार है, साथ ही में अंशधारकों को स्वतंत्र रिपोर्ट देने का भी उसे क्या है, अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर, कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य क्या है। एन ऑडिटर मस्ट एग्जामाइन अकाउंट्स, वेरीफाई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंश्योर्स कंप्लायंस विथ लॉ एंड सबमिट ए ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। यानी कि जो अंकेक्षक है उसका कर्तव्य है खातों की जांच करना, संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन करना, कानून का पालन सुनिश्चित करना और साथ ही में अंशधारकों को सत्य एवं निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये कंपनी ऑडिटर के क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटीज है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी अंकेक्षक रिपोर्ट समझाइए। एन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अंकेक्षक रिपोर्ट एक औपचारिक विवरण है जिसमें वित्तीय विवरणों पर वह अपना मत व्यक्त करता है। इट मे बी क्लीन, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑडिट फाइंडिंग्स। यानी कि यह अंकेक्षण निष्कर्षों के अनुसार स्वच्छ, सशर्त, प्रतिकूल या अस्वीकरणीय रिपोर्ट हो सकती है। यानी कि वह अपनी जो जांच वाँच करता है उस जांच के आधार पे कंक्लूजन के तौर पे अपनी रिपोर्ट देता है। वह रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट कही जाती है। यह स्वच्छ हो सकती है, कंडीशनल हो सकती है और यह एडवर्स हो सकती है या यह क्या हो सकती है, डिस्क्लेमर के तौर पे हो सकती है।
अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी प्रबंधन लेखांकन क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। प्रबंधन लेखांकन लेखांकन तकनीकों का उपयोग है जिससे प्रबंधन को योजना, नियंत्रण एवं निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, स्टेट नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि प्रबंधन लेखांकन की प्रकृति बताइए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फ्लेक्सिबल, फ्यूचर ओरिएंटेड, सेलेक्टिव एंड एनालिटिकल, यानी कि प्रबंधन लेखांकन लचीला है, भविष्य उन्मुख है और चयनात्मक एवं विश्लेषणात्मक होता है। इट फोकसेस ऑन इंटरनल यूजर्स एंड सपोर्ट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। यह आंतरिक उपयोगकर्ताओं एवं प्रबंधकीय निर्णयों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंधन लेखांकन का क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, यानी कि जो प्रबंधन लेखांकन है उसके क्षेत्र में हम वित्तीय विश्लेषण, बजटिंग यानी कि बजटिंग को बजटन ही बोलते हैं हिंदी में, लागत नियंत्रण, अनुपात विश्लेषण, निर्णय निर्माण एवं प्रदर्शन मूल्यांकन आदि, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वित्तीय एवं प्रबंधन लेखांकन में क्या अंतर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पास्ट ट्रांजैक्शंस फॉर एक्सटर्नल यूजर्स व्हाइल मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फ्यूचर ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट डिसीजंस, यानी कि जो वित्तीय लेखांकन है वो बाहरी जो उपयोग करता है, यानी कि जो आउटसाइडर जो अपने रिलेटेड बॉडीज है, यूजर्स है, उनके हेतु जो भूतकालीन यानी कि जो काम हो चुका है उसके लेन देन का रिकॉर्ड है। जबकि जो प्रबंधन लेखांकन है वो आंतरिक प्रबंधन हेतु भविष्य उन्मुख जानकारी प्रदान करने का कार्य करता है। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट टू एसरटेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड इफिशिएंसी, यानी कि जो लागत लेखांकन है वो लागत के लेखांकन, वर्गीकरण एवं नियंत्रण से संबंधित है जिसमें उत्पाद लागत ज्ञात करके कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके। एक्सप्लेन रेशियो एनालिसिस, यानी अनुपात विश्लेषण को समझाओ। रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग रेशियोज टू एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेसेस। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों का अनुपातों के माध्यम से विश्लेषण करने की तकनीक है जिससे लाभप्रदता, तरलता और स्थायित्व का आकलन किया जा सके। नेक्स्ट है, स्टेट लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, यानी कि अनुपात विश्लेषण की सीमाएं क्या है। रेशियो एनालिसिस इज अफेक्टेड बाय हिस्टोरिकल डेटा, इन्फ्लेशन, विंडो ड्रेसिंग एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो विच में मिसलीड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो रेशियो एनालिसिस यानी कि अनुपात विश्लेषण है वो ऐतिहासिक आंकड़ों से बनता है, मुद्रास्फीति से ये प्रभावित होता है और कई बार ये विंडो ड्रेसिंग जैसे फील होते हैं, यानी कि बाहरी दिखावे मात्र ही हो जाते हैं, एक्चुअल में बात दूसरी होती है। एवं मानक अनुपात यानी कि स्टैंडर्ड अनुपातों के अभाव से भी प्रभावित होते हैं और निर्णयों को ये भ्रामक तौर पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये इनकी क्या है, कमियां हैं। अब बात करें फोर्थ यूनिट की, जो आपके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों में ही होगी और मैं आपको पुराने क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील पूंजी क्या है। करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी कि कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू परिसंपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिशेष है। इट इज असेंशियल फॉर स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस, यानी कि यह व्यवसाय के दैनिक संचालन हेतु आवश्यक है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील पूंजी के प्रकार समझाइए। वर्किंग कैपिटल इज क्लासिफाइड इनटू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील पूंजी को सकल एवं शुद्ध कार्यशील पूंजी में वर्गीकृत किया जाता है। ग्रॉस रेफर्स टू दी टोटल करंट असेट्स वाइल नेट इज एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी कि सकल में कुल चालू परिसंपत्तियां तथा शुद्ध में अधिशेष शामिल होता है। यानी कि कहने का मतलब कार्यशील पूंजी के प्रकार एक होती है ग्रोस और एक होती है नेट। ग्रोस का मतलब होता है करंट असेट्स को ही क्या कह देते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। और जब हम कहें करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज तो ये कही जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। और जब हम डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल का नाम लेते हैं तो उसका रिलेशन किससे होता है, नेट वाले से ही होता है। स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, यानी कि कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक बताइए।
फैक्टर्स इंक्लूड नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट पॉलिसी, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी एंड मार्केट कंडीशंस, यानी कि कारकों में व्यवसाय की प्रकृति, उत्पाद चक्र, ऋण नीति, संचालन दक्षता तथा बाजार परिस्थितियां आदि क्या होती है, शामिल होती है। यानी कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है बिजनेस में, हमें कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए, इसको कौन इफेक्ट करता है कि हमारे बिजनेस की नेचर कैसी है। यदि जैसे मान लो आप ऑर्डर पे काम करते हो, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तब आप प्रोडक्शन करोगे, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल हम कम रखेंगे, और जहाँ पे अपने को बिना ऑर्डर के कंटिन्यू काम करना होता है वहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। आपका प्रोडक्शन साइकिल कितने दिन का है, जैसे मान लो आज आपने रॉ मटेरियल लगाया, ठीक है, और उससे फिर रॉ मटेरियल से आपने WIP वर्किंग प्रोग्रेस स्टॉक बनाया, फिर आपने फिनिश गुड्स बनाया, फिर आपने उसको बेचा, डेटर्स जनरेट हुए, फिर आपके पास केस आया, ठीक है। तो जैसे मान लो आज आप पैसा लगा रहे हो और वह घूम फिर के आपसे आपके पास 40 दिन में आपके पास वापस आ रहा है, तो आप इतनी वर्किंग कैपिटल रखोगे जिससे आपका 40 दिन का काम निकल जाए। तो आपका प्रोडक्शन साइकिल, आपका ऑपरेटिंग साइकिल, आपकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, कहीं आप उधार में तो माल खरीदते हो और कैश में बेचते हो, तो आपको वहाँ वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगी। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि आपके बिज़नेस में वर्किंग कैपिटल की क्या साइज़ होने वाली है। इसके लिए हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपके पास अभी टाइम है तो वहाँ पर आप वर्किंग कैपिटल का और कैपिटल बजटिंग का, ये 2 ऐसे पेपर है, 2 ऐसे चैप्टर है जिनको आपको देखना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब आपकी जो 4th यूनिट है, वो पूरी की पूरी न्यूमेरिकल है, और हमने उस प्लेलिस्ट में ये पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ अपलोड कर रखे हैं। तो आप वो देखोगे तो आपको वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग साइकिल मेथड? संचालन चक्र विधि क्या है? संचालन चक्र कह दो या इसको ऑपरेटिंग साइकिल मेथड भी कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एस्टिमेट्स वर्किंग कैपिटल बाय एनालाइजिंग टाइम टेकन इन परचेजिंग, प्रोडक्शन, सेल्स एंड कलेक्शन ऑफ कैश। यानी कि संचालन चक्र विधि में क्रय, उत्पादन, विक्रय एवं नगद संग्रह में लगने वाले समय के आधार पर कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि जो मैंने अभी आपको ये चक्र बताया था, इसको ऑपरेटिंग साइकिल ही कहते हैं। तो कितने दिन तक आपका ये चक्र चलता है, इसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और इस विधि से जब हम वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस करते हैं या अनुमान लगाते हैं, तो इसे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का नाम दे देते हैं। एक्सप्लेन कैश फोरकास्टिंग मेथड एंड नकद पूर्वानुमान विधि समझाओ। कैश फोरकास्टिंग मेथड एस्टिमेट्स वर्किंग कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो स्टेटमेंट्स टू डिटरमाइन कैश रिक्वायरमेंट्स। यानी कि नगद पूर्वानुमान विधि में नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण तैयार कर नगद आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि हमारा इनफ्लो कितना है, हमारा आउटफ्लो कितना है, इस आधार पर जब हम कैश का क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, तो इसे हम कैश फोरकास्टिंग मेथड कहते हैं। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? यानी कि सीमांत लागत क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक वेयर ओनली वेरिएबल कॉस्ट्स आर कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग व्हाइल फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट्स। यानी कि सीमांत लागत तकनीक वह तकनीक है जिसमें हम निर्णय लेने हेतु केवल परिवर्तनशील लागतों को ही शामिल करते हैं, जबकि जो स्थिर लागतें होती हैं उनको हम अवधि लागत मानकर नेग्लेक्ट करते हैं। यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में लेके आएँगे, वेरिएबल कॉस्ट को, जबकि फिक्स कॉस्ट को हम ये कहेंगे कि ये तो हमारी लगनी ही है। इनको हम पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि इनको हम डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं लाएँगे, हम इसको बियर करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सीवीपी एनालिसिस। यानी कि सीवीपी एनालिसिस क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट टू डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट प्लानिंग। यानी कि लाभ आयतन विधि, इसको लाभ अनुपात लाभ लागत मात्रा क्या बोलते हैं इसको, जो भी आयतन विधि, क्या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ही बोल दो आप तो। लाभ विश्लेषण लागत, उत्पादन मात्रा एवं लाभ के संबंध का अध्ययन करके ब्रेक इवन का मतलब होता है सम विच्छेद बिंदु, सम विच्छेद बिंदु एवं लाभ योजना निर्धारित करता है। यानी कि जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है वो हमें बताता है कि हमारा बीईपी पॉइंट कहाँ है और हमारा प्रॉफिट कहाँ होगा, और बीईपी पॉइंट के नीचे हमारा, कहने का मतलब हम कहाँ तक लॉस में है, कहाँ पे जाने के बाद हमें प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने रखे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर आगे मिलेंगे। अब मैं आपको ये वो क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन है। यानी कि जो बीकॉम थर्ड ईयर में ऑडिट का पेपर होता था उसमें उनमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो पिछले 4-5 साल के पेपरों का ये सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इन सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। आपके पास कोई सीरीज़ वगैरह जो भी है उससे आप पढ़ रहे हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आप जानो, जैसे ये क्वेश्चन है, गिव मेन क्लासेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स फाउंड इन द अकाउंट्स विद इलस्ट्रेशन। यानी कि लेखों में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ एवं कपटों की मुख्य किस्मों का उदाहरण सहित बताओ।
कैन द ऑडिटर प्रिवेंट सच एरर्स एंड फ्रॉड्स? क्या अंकेक्षक ऐसे अशुद्धियों एवं कपटों को रोक सकता है? क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर में हो, पेपर का जो पूछने का तरीका है वो टेक्निकल ही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन ऑडिट प्रोग्राम? अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? हाउ वुड इट बी कंस्ट्रक्टेड? यानी कि इसकी रचना किस प्रकार होती है? गिव असेंशियल्स ऑफ ए गुड ऑडिट प्रोग्राम, और एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम के क्या तत्व है बताइए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स? यानी संपत्तियों के सत्यापन का क्या उद्देश्य है? हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग असेट्स? और जो निम्नलिखित संपत्तियां इनका सत्यापन आप कैसे करोगे? यानी कि विनियोग का, यानी कि इन्वेस्टमेंट का सत्यापन आप कैसे करोगे? एंड गुडविल यानी ख्याति का सत्यापन आप कैसे करोगे? एक क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिफिकेशन आर नेसेसरी फॉर ए कंपनी ऑडिटर इन इंडिया? भारत में कंपनी अंकेक्षक के लिए क्या योग्यताएं हैं? What are the provisions and Companies Act 2013 regarding removal and remuneration of auditors? Important question है। कंपनी अंकेक्षकों को हटाए जाने तथा उनसे उन पर उनके पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का वर्णन करो। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑडिट? अंकेक्षण का क्या अर्थ है? मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यानी कि अंकेक्षण के उद्देश्य और सीमाएं बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट? आंतरिक अंकेक्षण क्या किसे कहते हैं? मेंशन इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड एडवांटेजेस, यानी इसके उद्देश्य और लाभ लिखिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इन रिलेशन थ्री देयर टू? वैधानिक अंकेक्षण की इस संबंध में क्या स्थिति है? यानी कहने का मतलब इंटरनल ऑडिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस है। मेंशन ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, अंकेक्षण के सिद्धांत और प्रक्रियाओं का वर्णन करो। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? देखो वही क्वेश्चन आ गया। डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसके लाभ और हानि को समझाओ। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग गिविंग सम केसेज लॉ। इन्हीं इन्हीं किन्हीं न्याय निर्णयों का वर्णन करते हुए इस कथन के संदर्भ में प्रमाणन का महत्व बताओ। इस क्वेश्चन को मतलब स्टार मार्क कर लो। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग, ये पूछने के चांसेस बनते हैं। What are the provisions of the Indian Companies Act 1956 regarding the appointment, removal and remuneration of auditors? प्रोग्राम ये थोड़ा कम क्वेश्चन पुराना हो गया, तो इसमें आपको 2013 का लिए पूछ सकता है कि 2013 कंपनी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षक की नियुक्ति, उनको हटाए जाने का और उनके पारिश्रमिक से संबंधित प्रावधान क्या है, उनको समझाओ। सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन आएगा आपका, एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग एंड नॉट ए ब्लड बाउंड, यानी कि एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ना कि शिकारी कुत्ते के। In the light of this statement, narrate the duties of a company auditor. Also give the concerned cash flow. यानी कि इस कथन को ध्यान में रखते हुए कंपनी अंकेक्षक के कर्तव्य बताओ और संबंधित मुकदमों का वर्णन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन जनरली पूछी ही जाती है ऑडिट वाले पेपर में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लीन एंड क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि स्वच्छ और मर्यादित अंकेक्षण रिपोर्ट में अंतर बताइए। यू हैव कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड हैव डिसाइडेड टू मेक एन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, ड्राफ्ट योर रिपोर्ट नाउ। यानी कि ये भी कह सकता है कि आप एक सीमित कंपनी का एक वित्तीय वर्ष 22-23 में लेखों के लिए अंकेक्षण समाप्त किया है, अमर्यादित रिपोर्ट देना आपका तय हुआ है, अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट लिखो। यानी कि रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होगा वो भी आपसे पूछा जा सकता है। दोबारा कह रहा हूँ, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, प्रश्नों का लेवल थर्ड ईयर वाला ही होगा। व्हाट इज वाउचर? प्रमाणन क्या है? व्हाट पॉइंट्स शुड बी नोटेड इन एग्जामिन ए वाउचर, यानी कि एक प्रमाणन की जांच करने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड? कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति कैसी होती है? एक्सप्लेन प्रोविजन। ये क्वेश्चन कंपनी एडिटर का क्वेश्चन तैयार करना ही आपसे पूछा जाएगा। What important document or documents would be consult before commencing the audit of a joint stock company and why? यानी संयुक्त स्कंद कंपनी का अंकेक्षण प्रारंभ करने से पहले आप कौन कौन से पत्र या प्रपत्रों को देखना चाहोगे और क्यों देखना चाहोगे। गिव एन इमेजिनरी क्लीन रिपोर्ट फॉर ए कंपनी हैविंग ए ब्रांच, यानी कि एक शाखा वाली कंपनी के लिए काल्पनिक स्वच्छ रिपोर्ट का नमूना दो। तो आपसे खाका भी पूछा जा सकता है। थर्ड यूनिट में डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, प्रबंधन लेखांकन को परिभाषित करो, इसके उद्देश्य बताओ। आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपके सिलेबस में लिवरेज है तो फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ कमांड लिवरेज भी पूछा जा सकता है। यानी कि और फिर एक क्वेश्चन यही है, हाउ विल यू ऑडिट दी फॉलोइंग, यानी कि आप निम्नलिखित का अंकेक्षण कैसे करोगे। इश्यू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे अंशों का निर्गमन और विक्रेताओं का अंशों का निर्गमन, इनका आप ऑडिटिंग किस तरीके से करोगे।
व्हाट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट क्या है। ड्राफ्ट ए स्पेसिमेन ऑफ ए क्वालिफाइड रिपोर्ट विथ 4 लिमिटेशन, मर्यादित रिपोर्ट का कोई एक नमूना बताओ जिसमें 4 मर्यादाएं हो। रिपोर्ट का नमूना आपके पास जो भी है, किताब है, सीरीज है, 1 वीक सीरीज है, उनमें देख के आपको तैयार करना ही है। एक्सप्लेन द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछने के चांसेस बनते हैं। फोर्थ यूनिट में बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हो, इसके उद्देश्यों का वर्णन करो। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंधन लेखांकन को परिभाषित करो। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन से किस प्रकार अलग है, समझाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स और ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आप क्या समझते हो, इसके उद्देश्यों का वर्णन करो। और ये आपसे देखो लिवरेज वाले क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कई बार पूछा हुआ भी है। इसके अलावा आपसे कुछ आपको इस तरीके से वो दे देंगे, डेटा दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि कंपनी का एक बैलेंस शीट तैयार करो, ये क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपसे इस तरीके से ये कह रहा है कि ये डेटा दे दिए और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आप इस पे प्रिपेयर करो। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही है, तो मैं अलग से ज़्यादा एनालिसिस नहीं करके लाया, वही क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। और जो अभी अपने ऊपर क्वेश्चन करे हैं उन सारे क्वेश्चन के यहाँ पे विद आंसर आपको ये PDF में मिल जाएगा, जिसमें आप इसके क्या देख पाओगे, आंसर देख पाओगे। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है। बाकी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल आप उससे पढ़ो, ये आपके लिए एक सपोर्ट के तौर पे है, ये क्लास आपके लिए एक सपोर्ट के तौर पे है, क्योंकि मेजर पेपर है। मेजर पेपर में आप सिर्फ एक वीडियो पे एक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लो और उससे आपको एग्जाम देने जा रहे हो और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इस वीडियो पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट आज भी एक अ, अपना ऑरा रखता है, उसमें आपको अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। और आप हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ क्लासेस मिलेगी, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, फाइनेंशियल एनालिसिस वाली 3 क्लास ये देखो, एक वर्किंग कैपिटल की क्लास देखो और इसके अलावा कैपिटल बजटिंग की क्लास देखो, ये सारे आपके सिलेबस में हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इन क्लासेस को देखो ताकि आपकी यूनिट 4th तैयार हो सके। और साथ ही में यूनिट 4th यदि आप तैयार करोगे तो आपके सिलेबस का 25% आपका तैयार हो जाएगा। तो इसकी जो PDF है आपकी इस क्लास की, वो आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप इसकी PDF एक्सेस कर पाओगे। स्टडी मटेरियल में सेमेस्टर 5th में आपको ये PDF मिलेगी ऑडिटिंग के नाम से। तो ये थी हमारी ABST के ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और हमारी यही है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और एग्ज़ाम देकर आप इधर आके कमेंट भी किया करें कि हमारी क्लास ने आपको किस प्रकार से हेल्प आउट किया, ताकि हम भी उस हिसाब से और भी प्रिपरेशन कर सकें। तो वंस अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।